हेलो फ्रेंड्स, माय नॉलेज यूट्यूब चैनल पर EPS 95 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में और EPS 95 से संबंधित सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हायर पेंशन स्कीम क्या है? अगर आप EPFO के तहत अधिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपके मूल वेतन का 8.33% EPS में जा सकते हैं। हालांकि आप हाई पेंशन विकल्प को चुनते हैं तो EPFO आपके PF खाते से EPS की राशि को काट लेगी। यह आपकी ज्वाइनिंग तिथि या 1 नवंबर 1995 के बाद में हो या उसके आधार पर होगा। उच्च पेंशन अंशदान जो है मासिक पेंशन राशि में वृद्धि करेगा, लेकिन सेवा निवृत्ति पर एक कर्मचारी को दी जाने वाली EPS एकमुश्त राशि को कम करेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों के पास अन्य निवेश है और इसकी परिपक्वता पर एकमुश्त राशि प्राप्त होगी, वे उच्च पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जो बहुत से पेंशनधारियों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या हम पेंशन खाते में पैसा जमा कर सकते हैं? तो पेंशन खाते जैसे कि NPS खाता ग्राहकों से नियमित योगदान की अनुमति नहीं देता है। यह कर लाभ प्रदान करता है और अंशदान विधि के दौरान एक सेवानिवृत्ति कोष बनाता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें आप पैसे जमा कर सकते हैं। NPS Tier 1 और NPS Tier 2 खाते में योगदान कर सकते हैं। NPS खाते दो प्रकार के होते हैं, Tier 1 और Tier 2, जबकि NPS Tier सेवानिवृत्ति योजना के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है और Tier 2 NPS खाते स्वैच्छिक बचत खाते के रूप में कार्य करते हैं। Tier 1 NPS निवेश एक लंबी अवधि का निवेश है और सेवानिवृत्ति तक राशि को वापस नहीं लिया जा सकता है। अच्छे से समझ लीजिएगा, Tier 1 जो है वो NPS निवेश एक लंबी अवधि का निवेश है और सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट तक राशि को वापस नहीं लिया जा सकता है। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कोई भी 18 से 60 साल का नागरिक निवेश कर सकता है। Tier 1 अकाउंट या व्यक्तिगत अकाउंट के तहत सभी टैक्स कवर किए जाते हैं। Tier 1 अकाउंट्स में व्यक्तिगत अकाउंट के तहत सभी टैक्स कवर किए जाते हैं, जबकि Tier 2 में टैक्स लाभ नहीं मिलता है। Tier 1 खोलने के बाद ही आप Tier 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये एक रूल है, जो लोगों को पता होता है कि Tier 2 अकाउंट डायरेक्ट नहीं खोला जाता, पहले Tier 1 अकाउंट खोला जाता है, फिर Tier 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। NPS Tier 2 में निकासी और निवेश की कोई भी सीमा नहीं है। जैसा हमने ऊपर वीडियो में देखा था, Tier 1 NPS निवेश एक लंबी अवधि का निवेश है और सेवानिवृत्ति तक राशि को वापस नहीं लिया जा सकता है। उसके ठीक विपरीत Tier 2 होता है। Tier 2 में आप राशि को कभी भी वापस या विड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। NPS Tier 1 वर्सेस Tier 2 खाता वापसी। NPS Tier 1 एक सेवानिवृत्ति खाता है, जैसा मैंने आपको बताया, इसलिए इस खाते में निकासी मैच्योरिटी से पहले पर कई प्रतिबंध हैं। आपको बच्चों की शिक्षा, विवाह, गंभीर बीमारियों के उपचार और पहले घर के निर्माण के लिए खाता खोलने के 10 वर्षों के बाद अपने योगदान के 25% तक के हिस्से का निकाल सकते हैं। प्रॉपर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और वीडियो के बारे में कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। कुछ और डाउट्स हो आपके तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। Tier 2 NPS अकाउंट्स में निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप खाते से किसी भी समय पैसे वापस ले सकते हैं। आप NPS Tier 2 अकाउंट में से अपना पूरा निवेश भी वापस ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब कई लोगों के माइंड्स में एक क्वेश्चन होता है कि मुझे EPS अकाउंट नंबर कहाँ से मिल सकता है? तो उसका एक सीधा सा आंसर है, EPS अकाउंट्स की मेंबर आईडी EPS अकाउंट की आईडी के रूप में भी कार्य करता है। EPS अकाउंट की जो मेंबर आईडी है वो EPS अकाउंट्स की आईडी के रूप में भी काम करता है। आपका EPS
योगदान ही एक मेंबर आईडी के तहत जमा किया जाता है। जो आपका मेंबर आईडी होगा वही आपका अकाउंट नंबर होगा, वही आपका अकाउंट नंबर कहलाएगा। कुछ और डाउट्स होंगे जो वो डाउट्स भी मैं यहाँ क्लियर करूँगा। जैसे किसी के फादर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ, जो उसकी माँ होगी, जो विधवा, उसको पेंशन मिलती है, लेकिन उसके बच्चों को पेंशन प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन रहता है लोगों के। तो अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को ईपीएस पेंशन तो मिलेगी ही, साथ ही कर्मचारियों के जो जीवित बच्चे होंगे हर महीने बाल पेंशन के रूप में लाभ ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम 2 बच्चे होना चाहिए। 24 वर्ष तक की उम्र तक हर महीने विधवा पेंशन, जो उसकी माँ को विधवा पेंशन मिलेगा, उसका 25% बाल पेंशन के रूप में उन बच्चों को मिलेगा 24 वर्ष तक की उम्र तक। आगे चलते हैं। ईपीएस पेंशन के लिए कौन पात्र है? इनमें से 8.33% राशि पेंशन मद में चली जाती है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक की सेवा पूरी करनी होगी। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। ईपीएफ मेंबर 50 साल की उम्र से कम दर पर अपना ईपीएस भी निकाल सकता है। हायर पेंशन स्कीम के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है? तो ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों के अधिक पेंशन पाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत अनिवार्य रूप से पेंशन स्कीम में अधिक वेतन से योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले या रिटायरमेंट से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का ऑप्शन चुना है। ईपीएफओ ने कहा है कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6500 रुपये की तत्कालीन सेवा सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था और जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 के तहत कर्मचारियों के दौरान सदस्य होने के दौरान ईपीएस 95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे। पहली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2022 के अपने फैसले में कहा था कि जो लोग ईपीएस में 1 सितंबर 2014 या उसके बाद शामिल हुए हैं, अगर उनका मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति महीने से अधिक है तो उन्हें ईपीएस का पात्र नहीं माना जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का एक स्टेटमेंट था। आगे चलते हैं। हायर पेंशन एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज। बहुत से लोगों के डाउट्स इस क्वेश्चन के लिए होते हैं, तो ये क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। अधिक पेंशन का लाभ पाने के लिए पेंशन भोगी को साक्ष्य और आगे की प्रक्रिया के लिए कई दस्तावेज जमा करने होंगे। नियोक्ता से सत्यापित ईपीएफ योजना के पैरा 26(6) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण आपके पास होना चाहिए। नियोक्ता से सत्यापित तत्कालीन पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रमाण 5,000 रुपये और 6500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर भविष्य निधि खाते में जमा करने का प्रमाण, ये आपके पास होने चाहिए दस्तावेज। और 5,000 रुपये 6500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन फंड में जमा होने का प्रमाण, जिसमें ये डेट आपको मेंशन होगी। कई लोगों को जो डेट्स के क्वेश्चन है वो ये दस्तावेज अगर आपके पास होंगे तो आप किसी भी डेट्स को डालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अधिक पेंशन के लिए अनुरोध या जमा करने पर ईपीएफसी या ईपीएफओ के किसी उच्च अधिकारी का लिखित इनकार प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ये हमारे चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईपीएस 95 पेंशन कितनी बढ़ेगी? ईपीएस 95 इसके तहत पहले पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेज 6500 रुपये माना गया था, यानी आपकी सैलरी कितनी भी हो, पेंशन फंड में 6500 रुपये का 8.33% ही जाएगा। इसके बाद इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। ईपीएफ से कितनी पेंशन मिलेगी कर्मचारी को? तो कितनी पेंशन मिल सकती है? पेंशन होगी, पेंशन जितनी भी हो आपको, पिछले 60 महीनों की पेंशन इंटू वर्षों के लिए आपकी मासिक आधार का औसत बटे 70 आप करके इसको निकाल सकते हैं। ईपीएफ न्यूनतम पेंशन राशि कितनी है? 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के साथ 1,000 की न्यूनतम पेंशन, 1,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन अर्जित करने के लिए एक सदस्य को लगातार 10 साल तक कम से कम 711 रुपये प्रति माह का योगदान देना होगा।
10,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए कुछ जो रूल होते हैं वो ये हैं कि 10 साल तक कम से कम 711 प्रतिमाह का योगदान देना होगा एक सदस्य को। ईपीएफओ में अधिकतम पेंशन राशि कितनी है? ईपीएफओ कर्मचारियों को ईपीएस के लिए उच्च योगदान का लाभ उठाने की पेशकश करेगा, जो वर्तमान में अधिकतम 15,000 रुपये पेंशन योग्य वेतन का 8.33% होगा। ईपीएफ की न्यूनतम पेंशन कितनी होगी? इसके तहत 6 करोड़ से अधिक अंशधारक और 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी आते हैं। ईपीएफओ के जरिए करोड़ों लोग जुड़े हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के लिए श्रम मंत्रालय को 15 दिन का नोटिस भेज दिया है। ईपीएफओ निकासी की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? ईपीएफ निकासी की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? निकासी अनुरोध विधिवत जमा करने और नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद पैसे को आपके बैंक खाते में पहुंचने में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। मतलब ईपीएफ निकासी में 15 से 20 दिन का समय लगता है। आवेदन करने का तरीका जो है मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ आपको, प्रॉपर आप इसको पढ़ सकते हैं। ईपीएफ सदस्यों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर कर्मचारी प्रॉपर आप पढ़ सकते हैं 2014 को मौजूदा ईपीएस 95 सदस्य थे। ईपीएस 95 सदस्य थे। वे वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान कर सकते हैं। वही पेंशन योग्य वेतन के 8.33% की सीमा 15,000 रुपये प्रतिवर्ष है। कोर्ट ने 2014 के संशोधन में वेतन के 1.16% के नियोक्ता योगदान को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की ज़रूरत को भी समाप्त कर दिया है। प्रॉपर ये वीडियो डिटेल के साथ मैंने बनाया हुआ था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो में कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। अगला कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलेगा। पीएफ से संबंधित कोई भी समस्या हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।